नमस्कार सभी को। दोस्तों, आप सभी को पता है, जब से राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की है, मामला केवल जो एसआईआर है वहां तक सीमित तो है नहीं। बात अब हो रही है 2024 लोकसभा चुनाव पर। सवाल उस पे भी उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस का दावा है, जो कि काफी हद तक लोग अब सही भी मान रहे हैं, कि जो कर्नाटक के महादेवपुरम में हुआ है ना, वो फर्जी वोटिंग पूरे देश में हुई है। दरअसल गुजरात का विकास मॉडल जो आज 11 सालों से बेचा जा रहा था, जिसको दिखा के मोदी जी पीएम बने हैं, वो मॉडल विकास का मॉडल था ही नहीं, वो मॉडल था वोट चोरी का। वाराणसी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सबको लेके, हर चुनाव को लेके अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई में चुनाव में चोरी हुई है? क्या वाकई में बीजेपी लगातार इसी मॉडल से चुनाव जीत रही है? और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग की साख जो है वो तो खत्म हो ही चुकी है। तो क्या कुछ अपडेट आया है, राहुल गांधी ने क्या कहा है, उस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो एक सवाल जो हर किसी के मन में अब उठ रहा है, बच्चा बच्चा पूछ रहा है, वो ये कि 2024 का लोकसभा चुनाव क्या वाकई में सही था या उसमें कुछ खेला हुआ था? क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके कुछ एक सीटों पे जीत को फिक्स करके लोकसभा का चुनाव जीता गया? क्योंकि कर्नाटक के महादेव क्षेत्र से जब कांग्रेस ने वोट चोरी का डेटा साझा किया तो तस्वीर बहुत ज्यादा डरावनी बनी। वहां पता चला कि हजारों फर्जी वोट थे, डुप्लीकेट वोटर्स थे, एक ही एड्रेस पे सैकड़ों नाम थे, यहां तक कि जीरो एड्रेस जैसे अजीबोगरीब वोटर लिस्ट में शामिल थे। अब जीरो एड्रेस के इतने नाम शामिल है, चुनाव आयोग कह रहा है, ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि भाई जिसके पास घर नहीं है उसका जीरो घर नंबर दिया है हमने। तो मोदी सरकार जो दावा करती है कि करोड़ों लोगों को हमने घर दिया, तो बिना घर के ऐसे लाखों करोड़ों लोग वोटर लिस्ट में मकान नंबर जीरो के साथ कैसे हैं? राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि महादेवपुरा में अभी जो हमने किया है वो पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन भी चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा तक चोरी की गई। हम आपको दिखाएंगे, वो भी सबूत के साथ। अब आप सोचिए, जब नेता विपक्ष ये बातें कह रहा है तो जनता के मन में सवाल उठना तो तय है। और अगर ऐसा एक दो नहीं बल्कि देश के 40-50 सीटों में महादेवपुरा जैसी हालत हुई है, तो फिर जिस लोकतंत्र के ढांचे पे हम खड़े हैं वो कितना टिकाऊ होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और बात केवल रैंडम सीटों की हो भी नहीं रही है, बात तो अब बनारस की भी हो रही है। वही बनारस जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार चुनाव लड़ते वक्त कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। लेकिन आज सवाल ये उठ रहा है कि क्या मां गंगा का नाम भी वोटों की गड़बड़ी में जोड़ा गया था? क्योंकि 2024 में वाराणसी से मोदी जी ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया था। और इसी के साथ मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए थे जो इतनी कम मार्जिन से अपनी लोकसभा की सीट जीते थे। लेकिन बनारस का जो हालत है ना, कई विधानसभा क्षेत्रों में मोदी जी की लीड जो है वो काफी नाजुक थी। सिर्फ 2 जगहों पर वो आगे थे, बाकी जगहों पे बेहद करीबी मुकाबला था। यानी अगर 70-80 हजार वोट इधर उधर हो जाते तो नतीजा कुछ और होता। और जिस तरीके से महादेवपुरम में 1 से 1.5 लाख वोट फर्जी मिले हैं, तो उसके आगे 70-80 हजार कुछ खास है नहीं, वो भी बनारस जैसी हाई प्रोफाइल सीट के लिए जहां से मोदी जी खुद लड़ रहे हैं। और वापस से जब हम बात करते हैं गुजरात मॉडल की, तो एक नजर अगर हम गुजरात पे डालें तो पिछले 2 दशकों से यहाँ हर चुनाव में बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप कर रही है। कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी है कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो गुजरात में या लोकसभा का, अगर इनका खाता भी खुल जाता है तो ये बड़ी बात मानी जाती है। तो ऐसे में अभी तक तो लोगों को यही लग रहा था कि यार गुजरात मॉडल बहुत ज्यादा अच्छा है, उसको लोग सराह रहे थे कि गुजरात में भाजपा ने और मोदी जी ने इतना विकास किया है कि वहां पे कांग्रेस अपने पांव ही नहीं जमा पा रही है। और यही गुजरात का विकास मॉडल आपको याद होगा 2014 में मोदी की जीत में एक अहम भूमिका अदा करता है। गुजरात का मॉडल पूरे देश में बेचा गया, यूपी को भी गुजरात बनाया जा रहा था, बिहार को भी गुजरात बनाया जा रहा था, साउथ के राज्यों को भी गुजरात बनाया जा रहा था। और आज 11 साल बाद एक बार फिर से गुजरात मॉडल पे बात शुरू हुई है। लेकिन इस बार मामला कुछ और है। यहाँ पे आर्थिक विकास का नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में जो विकास हो रहा है उस पर बात हो रही है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी का मॉडल है। कांग्रेस का दावा यह है कि महादेवपुरा की तरह सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर हर जगह पे फर्जी वोटर लिस्ट का इस्तेमाल हुआ। और अब राहुल गांधी मंच से ऐलान कर रहे हैं कि महादेवपुरम तक उनकी बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो देश के और हिस्सों में ये खुलासा करेंगे। तो लोगों के मन में ये सवाल है कि कहीं गुजरात मॉडल वोट चोरी का तो ब्लूप्रिंट नहीं था जिसको पूरे देश में फैलाया गया? क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल चश्मे से मत देखो ना, फिर भी आप दुनिया में जहां भी कहीं वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जहां पे स्वतंत्र वोटिंग होती है, वहां पे आप देख लो कोई भी सरकार 5 साल रह जाए, बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 साल रह जाए, फिर वो चाहे कितनी भी पॉपुलर सरकार हो, चाहे कितना भी लोगों ने उसको बहुमत देके चुना हो, एक एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ आ ही जाती है। लेकिन दुनिया की इकलौती ऐसी पार्टी बनी है बीजेपी जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम ही नहीं करती। आप किसी भी राज्य को उठा के देख लो, गुजरात देखो, राजस्थान देखो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे जो इनके जीतने का स्ट्राइक रेट है, गुजरात में 26 में से 25 सीटें, मध्य प्रदेश की सारी सीटें जीत गए, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें जीत गए। और इसके साथ साथ जिस तरीके से चुनाव आयोग बर्ताव कर रहा है, तो शक किसी का भी जाना है, आप सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं,
वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी नहीं दे रहे हैं। मुख्य चुनाव आयोग को जो चुनने की प्रक्रिया है उसको बाकायदा बदला जाता है ताकि प्रधानमंत्री जिसको चाहें उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकें। इसके अलावा एक ऐसा नियम लाया जाता है कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, मतलब उनको जो कानूनी प्रक्रिया है उससे मुक्त किया जाता है ताकि बिना डरे वो सरकार की मदद कर सकें। तो सवाल उठना बहुत लाजमी है और यही कारण है कि राहुल गांधी में आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस दिखेगा। राहुल गांधी साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में लोकसभा का भी सबूत देंगे, हरियाणा का देंगे, महाराष्ट्र का देंगे और साबित करेंगे कि बीजेपी आरएसएस जो है वो वोट चोरी करके चुनाव जीतती है। अच्छा, गुजरात मॉडल का एक और भंडा फूटा है पॉलिटिकल फंडिंग का। चुनाव आयोग के दस्तावेज बता रहे हैं कि गुजरात में दर्जनों ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिन्होंने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं, जिसका नाम कभी किसी ने सुना ही नहीं। बहुत होगा तो 1 सीट 2 सीट पे ये लोग चुनाव लड़े हैं और इनके पास लाखों करोड़ों अरबों का चंदा गया है। कुल मिलाकर 10 ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास 4300 करोड़ का चंदा गया है और ये वो पार्टियां हैं जिनका नाम देश में छोड़ो, गुजरात में छोड़ो, जहां पे इन्होंने अपना दफ्तर रजिस्टर कराया है ना, अड़ोसी पड़ोसी नहीं जानते कि ये पार्टी इनके बगल में एग्जिस्ट करती है। तो सवाल यह है कि 4300 करोड़ रुपए का चंदा इन पार्टियों को किसने दिया? और जांच में पता चला कि खर्च केवल किया गया है 39 लाख रुपए। यानी ये पैसा किसी और काम के लिए आया था, या तो ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया है या तो इनडायरेक्टली किसी और पार्टी तक ये पैसा पहुंचाया गया है। और लगभग 2 दशकों से कौन सी पार्टी सत्ता में है गुजरात में ये सभी को पता है। तो सवाल ये है कि क्या ये भी गुजरात मॉडल का एक हिस्सा है? और अब तो बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। होता क्या है कि जब आप सत्ता में होते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस में कभी कभी आप ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो दुश्मन को, जो आपके विरोधियों को खुद आपके बारे में सबूत दे देता है। आपको याद होगा अमित शाह ने कितनी बार बोला है कि बीजेपी की सरकार तो अभी 40-50 साल तक चलेगी। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर पे बहस हो रही थी, मतलब जिस बहस में कायदे से गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनकी गलती की वजह से, उनके सिक्योरिटी में लैप्स की वजह से इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, तो वहां पे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की बजाय अमित शाह कह रहे हैं कि अभी तो हम 30-40 साल और सत्ता में रहेंगे। तो अब इस बयान को भी राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। उनका साफ साफ कहना है कि अगर वोट चोरी का मॉडल चल रहा है तो फिर अमित शाह का ये बयान बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि इन्हें जनता के मूड से कोई लेना ही देना नहीं, नतीजा ये अपने हिसाब से तय कर लेंगे। और 40-50 साल सत्ता में रहने की एश्योरिटी इसलिए आ रही है क्योंकि पूरे देश में आपने गुजरात मॉडल लागू कर लिया है। और आप बीजेपी के अंदर भी देखो, जितने पॉपुलर लीडर थे जिनकी जनता के बीच में एक पैठ थी, उन सबको एक एक करके किनारे कर दिया गया। केवल बचे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और वो इसलिए किया गया ताकि अंदर से कोई विरोध ना खड़ा हो। दिल्ली में आप देख लो, रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया। रेखा गुप्ता को कौन जानता था? इसी तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटा के, जिन्होंने चुनाव जिताया, जिनकी जनता के बीच में साख थी, उनको हटा के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। कौन जान रहा था मोहन यादव को? अब ये सब करने का मतलब क्या है, आप खुद सोच के देखो। अगर आपकी एक नेशनल लेवल पे पार्टी होगी तो आप राज्यों में किस नेता को खड़ा करोगे? जो पॉपुलर होगा, जिसकी जनता के बीच में पहचान होगी, वही तो आपके लिए वोट लेकर आएगा। आप उसको हटा के, एक पॉपुलर लीडर को हटा के किसी गुमनाम आदमी को लाके सत्ता में बैठा रहे हो, तो फिर आप में ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि आप चुनाव तो जीत ही जाओगे? तो ये सारा खेल इसी तरीके से है ताकि अंदर और बाहर हर जगह का विरोध खत्म किया जा सके और इस तरीके से 30-40 साल, 50 साल तक, या जब तक जिंदा है तब तक सत्ता में बने रहने की सेटिंग की जा रही है। और चुनाव आयोग की तो आप बात ही मत करिए। महादेवपुरा के डेटा के बावजूद, हजारों फर्जी वोट आने के बावजूद आयोग इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उल्टा राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जा रहा है। जिसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए, वो भारत सरकार का मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुका है। यानी आयोग का कर्तव्य देश से ज्यादा सत्ता के प्रति हो चुका है। और अब ये लड़ाई केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। आप ये समझो कि देश की आर्थिक नीति, लोगों की नौकरियां, कारपोरेट और सत्ता के बीच में जो गठजोड़ है, ऐसे सैकड़ों आरोप सरकार के ऊपर लग चुके हैं। लेकिन उसमें अब सबसे गंभीर आरोप ये है कि क्या ये सरकार जो है, ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है? वैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या 2024 का चुनाव सच में गुजरात मॉडल ऑफ वोट चोरी पर टिका था, या ये बस केवल विपक्ष का राजनीतिक नैरेटिव है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।